आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान की दोस्तों हम बात करेंगे। बहुत 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 बड़ी न्यूज है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसको लॉन्च कर दिया। ये एक रोड मैप है एसेट मोनेटाइजेशन का। ठीक है, वैसे एक और माइक कल आ रहा है, बहुत लोगों को कंप्लेन रहती है। तो ये एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है, रोड मैप है। बात करेंगे दोस्तों, 6 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान सरकार ने लॉन्च कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? एसेट मोनेटाइजेशन मतलब होता क्या है? कॉमनली रेफर टू एज कैपिटल रिसाइकलिंग। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ मान लो कि जैसे मेरा माइक है, वो पड़ा हुआ है, बेकार का पड़ा हुआ है, तो मैंने किसी को उसको दे दिया। मैंने कहा भाई तुम मुझे 100 रुपए महीना देते रहे ना, मेरा माइक ले लो, ये एसेट है मेरा। मान लो मेरी किताबें हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैंने ये किसी को बेच दिया, किसी को ऐसे किराए पे दे दी, तो वो एसेट है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, वहां से मेरे पास पैसा आने लगा। तो यही होता है एसेट मोनेटाइजेशन, अपने एसेट को मोनेटाइज करना। सरकार के पास रेलवे के काफी सारे लैंड्स हैं, सरकार के पास रोड्स हैं, उनसे पैसा कमाओ, है कि नहीं? तो जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, इट्स अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सरकारी नॉन डेट कैपिटल रिसीट। दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं और दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है जो रेवेन्यू से आता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो रेवेन्यू से आता है और कैपिटल से आता है। ठीक है, जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है उससे पैसा आता है। और दूसरा जो खर्चा सरकार करती है वो भी यही दो तरीके के होते हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ये बताता है कि सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा। फर्ज के तौर पर कि भाई आपके पास आपका खर्चा अगर 4,000 रुपए है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर 4,000 रुपए है और आप कमा रहे हैं, आपकी रिसीट जो 3,000 रुपए की, तो 1,000 का डेफिसिट होगा। ऐसे ही सरकार के साथ होता है। तो ये बेसिकली नॉन डेट, डेट मतलब कर्जा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है ये इसका कंस्टिट्यूएंट है। तो एसेट मोनेटाइजेशन ऑफरिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू दी प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नाम ही ना एसेट मोनेटाइजेशन। कैसे करोगे भाई? जो हमारे पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, जैसे रेलवे स्टेशन है, वो प्राइवेट के हाथों दे दिया कि भाई तुम इसको मेंटेन करो और हमको पैसा देते रहो, इस तरीके से। हालांकि याद रखिएगा, प्राइवेटाइज करने की यहां पे बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आपको लग रहा हो कि अच्छा प्राइवेट कर दिया ना, ना। मैंने अगर अपनी किताबें किसी इंसान को, किसी प्राइवेट इंसान को दी है, तो वो मुझे वापस कर देगा। वो है मेरी किताब, मैंने खाली किराए पे दी उसे या मेंटेन करने के लिए दी, दैट्स इट। उससे बस वो पैसा कमा लो, मैं भी थोड़ा पैसा कमा लो। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सब कुछ होता है। तो 3 क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ये सर्व करता है। सबसे पहले तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ये वैल्यू बताता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें आता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर आएगा एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और नया सोर्स, इससे मतलब नए रेवेन्यू है ना, इट्स अ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि बहुत सारी चीजें अनयूटिलाइज, जैसे मेरी किताबें अनयूटिलाइज है, मैंने आपको दे दी। हालांकि किताबों को हमेशा फ्री में ही देना चाहिए, मैं हमेशा फ्री में ही देता हूं। ज्ञान को हमेशा फ्री में देना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं सर आप तो अपने कोर्सेज से पैसा लेते हो। बेटा जरूरत है, क्या बताएं, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, 40 से ज्यादा, तो उनको भी मुझे पैसा देना पड़ता है। इसीलिए हमने बहुत ही कम पैसा रखा। और देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जब आप भी जाओगे, आप भी ये सब इसीलिए पढ़ रहे ताकि आप पैसा कमाओ। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स है उनको यूज करना। तो आप ये देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनेटाइजेशन। सबसे पहले इसमें एग्जिस्टिंग एसेट्स बेस है, जैसे इसमें कुछ भी रेलवे हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद इसको मोनेटाइज करो। देन उसके बाद जो पैसा आए मोनेटाइजेशन से, भाई आपके पास एसेट है, मैंने भाई किताबें का एग्जांपल लेते हैं, किताब मैंने दे दी, मेरे पास पैसा आया, अब उससे मैं और चीजों में इन्वेस्ट करूंगा ना, तो सरकार यहां पे उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिससे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसे चक्री चलने लगेगी एक तरीके से। तो लिमिटेड पीरियड ट्रांसफर ऑफ ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, जहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, मतलब कुछ ही वक्त के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जहां पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, या वो एसेट जो है
पूरी तरीके से उसको मोनेटाइज नहीं किया है, बिल्कुल ही मोनेटाइज, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया गया। तो जो फालतू पड़ा हुआ कैपिटल है, मतलब जो एसेट है, मतलब उसको हम मोनेटाइज करके पैसा कमाएं, ये चीज है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के साथ पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिटर्न्स आएंगे, अच्छे खासा रिटर्न्स आएंगे। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो आपको पता ही है प्राइवेट प्लेयर्स की काफी शानदार होती है, और यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो। मान लो किसी भी चीज को दे दिया, कोई लैंड को दे दिया, वहां पे कुछ प्राइवेट ने कुछ बढ़िया कर दिया, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। और उसके बाद जो भी फंड्स आएंगे उसको दोबारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो बजट 2021-2022 में जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, जो 3 पिलर है ना, जो अभी मैंने आपको बताया एनहांस एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें से एक था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, को टर्मिनस विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये देख सकते हैं। अब ये डिफरेंस आप देखिए। सबसे पहले एसेट मोनेटाइजेशन, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि खाली किराए पे देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर सरकार के पास ही आ जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की न्यूज थी कि सरकार उसमें 51% से कम अपना स्टेक रख रही है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है 50% से अगर आपके पास ज्यादा उसके स्टेक्स है तो आप उसके ओनर हो ना, और अगर उससे कम जाएंगे तो आपने उसको बेच दिया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि 51% से कम सरकार बेच रही है, तो वो खतरनाक है, मतलब वो फिर सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कुछ पोर्शन जो है सरकार की जो शेयर होल्डिंग है उसका बेचे। जैसे रेलवे है, रेलवे का मान लो 1-2% बेच दिया ताकि पैसा आ गया, बेचने से सरकार के पास पैसा भी आता है ना, सरकार उसको खर्च करती है। प्राइवेट है, पब्लिक एंटिटी को कुछ पोर्शन बेचे। और प्राइवेटाइजेशन मतलब वही है कि 51% से कम, ये चीज है। तो एसेट में देख सकते हैं ओनरशिप सरकार के साथ ही रहती है, डिसइन्वेस्टमेंट में भी ओनरशिप सरकार के पास रहती है, ठीक है। मतलब 51, अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट में, हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्राइवेटाइजेशन में 51% से कम चली जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट में 51% से ऊपर ही रहती है, लेकिन हाँ डिसइन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इसमें पब्लिक प्राइवेट एंटिटी के पास चला जाता है, और इसमें तो पूरा प्राइवेट एंटिटी के पास चला जाता है। मैनेजमेंट राइट्स आप देख सकते हैं, इसमें प्राइवेट एंटिटी ही, क्योंकि एसेट मोनेटाइजेशन है ना, तो प्राइवेट्स देखेंगे। सरकार ने सिर्फ, जैसे मैंने अपनी किताबें दे दी तो मेरा काम खत्म, अब उसको मेंटेन जिसको मैंने दी वो करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट वो सरकार के साथ रहेगा। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इसमें प्राइवेट एंटिटी, इट विल ओनली बी ट्रांसफर टू प्राइवेट एंटिटी, और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट एंटिटी। ये आप देख सकते हैं एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल्स। एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल्स की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच होता है और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल वही पीपीपी मॉडल्स होता है। इसमें वही है कि प्राइवेट को कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, डे टू डे मैनेजमेंट करना होता है, और उसके बाद फिर एक जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है तय वक्त के बाद उसको वापस ले लिया जाता है। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मॉडल में आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म लीज पे दिया जाता है, ठीक है ना। टेलीकॉम हो गए और इन सबको मतलब बहुत टाइम के लिए 10, 20, 25 साल के लिए दिया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, OMT, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर, देन डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। ये तो जो मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है 6 लाख करोड़ है, जो कोर एसेट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 लाख करोड़ तक समझिए पैसा, मतलब इतनी पोटेंशियल, इतना पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। और ये 2022 से लेकर 2025 4 साल तक है। प्रधानमंत्री स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के साथ ही बिल्कुल मैच कर रही है। अब सरकार जो है इट एक्चुअली प्लान टू यूज द इन्वेस्टमेंट एंड REIT रूट टू मोनेटाइज पब्लिक एसेट्स लाइक हाईवेज, गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक्स। ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2014 में बनाया था। अब वही है कि ये पूल है, एक ट्रस्ट टाइप का है, ठीक है, यहां पे बनाया गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना इसमें पैसा डाल देते हैं और उसके बाद इस पैसे को कैसे यूज करना है खत्म। लॉन्ग टर्म लीज पे दिया जाता है ना, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मॉडल। और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आप इसमें REIT में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो एलिजिबल होते हैं, इसमें आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये भी एक बहुत, अभी अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो REIT इज अ गुड थिंग। टोटल इंडिकेटिव वैल्यू देख सकते हैं आप, कोर एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ के एसेट हैं, सरकार के पास इतना पड़ा हुआ है, और 4 साल में इसको मोनेटाइज किया जाएगा। तो 5.4% ऑफ द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एनविसाज्ड अंडर द NIP व्हिच इज 111 लाख करोड़।
एंड 14% ऑफ द प्रोपोज्ड आउटले फॉर सेंटर इज 43 लाख करोड़। अब एनआईपी को कैसे फाइनेंस किया जाता है? सबसे पहले तो बजटरी रिसोर्सेज, सेंट्रल गवर्नमेंट 18 से 20%, फिर प्राइवेट यहाँ पे बैंक्स और बॉन्ड मार्केट्स के थ्रू 8 से 10%, देन उसके बाद अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्सेज, इनोवेटिव एंड अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग आ सकता है। स्टेट बजट 24 से 26%, एनबीएफसी 15 से 17%, प्राइवेट और एक्स्ट्रा बजट सोर्सेज पीएसयू इक्विटी एंड अदर 8 से 15%। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना किसको कितने एसेट पड़े हुए हैं जिनको मोनेटाइज किया जाएगा। ये की सेक्टर्स है जिसमें जो सरकार ने आइडेंटिफाई किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय सिंपल, पहली बात, एसेट मोनेटाइजेशन से पैसा कमाओ और जो एसेट पड़े हुए हैं उनको यूज करो, है कि नहीं? अच्छा खासा कैपिटल यहां से जनरेट होगा, ये चीज है। उसके बाद जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे इसमें और जब इन एसेट्स को यूज किया जाएगा तो उच्च क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, है कि नहीं? या उच्च क्वालिटी की हमको सर्विसेज दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो भाई रिसोर्स का मोबिलाइजेशन, अच्छा खासा कैपिटल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। अब यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आपका यहां पे यूज होगा। देन फिस्कल प्रूडेंस, भाई रेवेन्यू भी तो आएगा, है कि नहीं? तो न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई जो पैसा आएगा उसको आप खर्च कर सकते हो। रिसोर्स एफिशिएंसी, सरकारी एसेट का बहुत बढ़िया तरीके से यूज होगा। प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अमीर अमीर लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस जगाएगा ही और भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, है कि नहीं? अब जैसे रोड्स है, दे आर ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ये प्रमोट करेंगे। भाई देखो, जो प्राइवेट सेक्टर जो इसमें जैसे रोड को अगर मान लो कि ये ऑपरेट करेंगे तो इसमें चार्जेस थोड़े ज्यादा रहेंगे, है ना? लेकिन वही है कि है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ना, है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेंटेन ये कर रहे हैं, तो ये प्रमोशन होगा सरकार का। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स को भी इंकरेज किया जाएगा कि आप भी मोनेटाइजेशन करिए, और 5,000 करोड़ का इंसेंटिव ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में साइड में रख लिया कि इतना तो इंसेंटिव स्टेट्स को देंगे। देन पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। चैलेंजेस क्या है? भाई देखो, पहली बात तो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो भाई कहां से रेवेन्यू आना है, कहां से ज्यादा रेवेन्यू आएगा, कहां से कम रेवेन्यू आएगा, ये दिक्कत है। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन की पेस स्लो होती है सरकारी कंपनीज में, एयर इंडिया और बीपीसीएल में आप देख ही सकते हैं। तो पीपीपी इनिशिएटिव में जो बिडिंग होती है वो बहुत स्लो होती है, हो भी जाती है तो मुश्किल रहता है। प्राइवेट वाले भाई काम बहुत तेजी से जाते हैं, लेकिन सरकारी काम में थोड़ी सी देरी तो होती है। फिर उसके बाद कई बार गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क्स में देखा गया है कि उतनी कैपेसिटी यूज नहीं होती है, ये भी एक इशू है। अब आप बोलेंगे सर इसीलिए तो इनको लाया जा रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पावर सेक्टर एसेट जो है उसमें टैरिफ रेगुलेट होते रहते हैं, कम हुआ बड़ा बढ़ते ही है, कम नहीं होते हैं। लो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर्स ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि कौन नेशनल हाईवे में यार, कौन इन्वेस्टर्स आने भी तो चाहिए, ये चीज है। अब ऑलरेडी कोंकण रेलवे में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसका भी स्टेक है, ये चीज है। तो वे अहेड क्या है? सबसे पहले तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ये जरूरी है। सरकार बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस किया है उसने, लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यही दिक्कत है। फिर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बढ़िया होना चाहिए, एफिशिएंट डिस्प्यूट, कुछ डिस्प्यूट आ जाए। और इसमें एक और चीज है कि यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, जो कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़े से फ्लेक्सिबल बनाए जाए, क्योंकि सरकारी चीज है तो सरकार कुछ भी बनाती है ना, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम देखने को मिलती है। कोई भी सरकारी काम आप करवाने जाइए, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है। तो इसमें सक्सेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान है, सक्सेस डिपेंड करेगा कि बाकी स्टेक होल्डर्स अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर सब आ जाएगा इसमें। तो ये सारी चीजें हैं
और इसमें बेंचमार्क्स को प्रॉपर सेट किया जाना चाहिए। भाई सरकारी चीज आप प्राइवेट्स को दे रहे हो तो उसमें एक एक चीज क्लियरली डिफाइंड हो, है कि नहीं? तो ये चीज है। अब आपको बता दो कि इसमें ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक जगह पे शब्द आया था। जिन प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई या अपग्रेड किया जाता है उनको कहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है? और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ये वो होता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, ऑफिस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना पहले कभी हो ही ना। एक जमीन है, वहां पे पहले कुछ भी नहीं था, जैसे अभी तो यहाँ पे बिल्डिंग जो फालतू पड़ी हुई है वो हम दे रहे हैं, जिसको ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई प्रीवियस फैसिलिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, वहां से वो चीज बनाई है। ये लेक्चर था दोस्तों नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान का। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सरकार का सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है? कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री।